आज हमें करना बेटा वर्क एनर्जी पावर का एक रिवीजन लेक्चर। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा एक बेस बनता है आपकी पूरी मैकेनिक्स और आगे वाली फिजिक्स के लिए। ये चैप्टर से आपका क्या सर मैं अपना बैकलॉग कवर कर सकता हूं। जो जो क्वेश्चंस हमारे पास कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे या इक्वेशंस को बनाना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो रिलेटिव स्लिपिंग हो गई है दो सरफेसेस के बीच में, और जहां पर भी बॉडी चलेगी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा। दैट मींस जो मैंने लिखी है, अगर आपने उसको ऑलरेडी लिख रखा है अच्छी बात, नहीं लिख रखा है अगर आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिखिएगा और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजमन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। और आज हमें करना बेटा वर्क एनर्जी पावर का एक रिवीजन लेक्चर। हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस करे हैं और इसमें हम लोगों ने जेई मेंस, जेई एडवांस, प्रीवियस जेई एडवांस के सब्जेक्टिव सवाल भी क्लास में करे हैं। आई नो थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन यस ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा एक बेस बनता है आपकी पूरी मैकेनिक्स और आगे वाली फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या रखा है बेटा, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। ठीक है, ये मैंने खुद हाथ से जो भी हमारे क्लास में मेन मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स के साथ मैच कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें तो मैं और भी चीजें लिखना चाहता हूं तो डेफिनेटली यू कैन ऐड मोर थिंग्स इनटू इट। ठीक है, हमारे पास। और इसके बाद मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं, क्लास के ही हैं हमारे पास। जैसे ये हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो मुझे लगता है कि एक बार आपको इस पे नजर मारनी चाहिए वाइल रिवीजन। ठीक है, तो मैं इनमें मेन मेन कंसेप्ट्स बताते चलूंगा। अब वही बात है, ये चैप्टर से आपका क्या सर मैं अपना बैकलॉग कवर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर रिवीजन लेक्चर में ये बात बोल रहा हूं कि इससे आप अपना बैकलॉग कवर नहीं कर सकते। ये आप उन बच्चों के लिए है जो जिन बच्चों ने अपने सारे लेक्चर्स को देखा है, हाँ, और अपने खुद के भी नोट्स बनाए हैं और प्रैक्टिस भी करी है। अब बात यह है कि जब आप इसको रिवाइज करने जाते हैं तो आपको पैटर्न नहीं पता लगता है कि किस प्रकार से सर रिवीजन होना चाहिए। मैं जब एक चैप्टर को उठाता हूं सर मेरे को तो 2 दिन तो रिवाइज करने में ही लग जाते हैं, और जब मैं रिवाइज करता हूं तब तक जो मेरा ऑन गोइंग चैप्टर है वो मिस हो जाता है और फिर मेरे को बहुत मिसमैनेजमेंट होती है सर स्कूल के साथ। तो ये वाली जो प्रॉब्लम सेट आती है रिवीजन के साथ, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार टीचर कैसे कैसे रिवाइज करा रहा है, कैसे कैसे मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स। क्लास में तो बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। क्या हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं? भी नहीं, लेकिन यस जो जो क्वेश्चंस हमारे पास कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे या इक्वेशंस को बनाना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात आ रही थी वर्क हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है और जिस पॉइंट पर लगता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने कहा था अगर आपने किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाया है और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज डन। ठीक है, आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया लेकिन जहां पर लगाया है वो पॉइंट मूव नहीं करा तो दैट मींस वर्क नहीं हुआ। या फिर आपने एक बॉडी पर फोर्स लगाया और जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया वो डिस्प्ले उसका जो मूवमेंट है फोर्स से परपेंडिकुलर है तब भी वर्क नहीं हुआ। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट को सीखा था और फिर वर्क डन आया था हमारे पास एफ डॉट एस। ये डॉट प्रोडक्ट से आता है तो एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, इसमें कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका यूनिट हमारे पास जूल्स होता था, याद करें। और हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होता है 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग हमारे पास आता था। जब आप एफ डॉट एस कर रहे हैं तो एफ एस कॉस थीटा भी लिखेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना चला है, और थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमारे पास एंगल। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यही वर्क डन आपका आई कैप जे कैप के कैप में हमारे पास फोर्स दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन करा है। अगर आप आई कैप जे कैप के कैप में करते हैं तो एफ एक्स इंटू एस एक्स प्लस एफ वाई इंटू एस वाई प्लस एफ जेड इंटू एस जेड हमारे पास वर्क हमारे को निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट से। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 करके आप वर्क डन अपना निकाल सकते हैं। कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी ही नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो सर डायरेक्शन की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्क डन आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। अगर जीरो की बात करें तो तब कब कब वर्क डन जीरो होगा? जब आपने कोई फोर्स लगाया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चला ही नहीं तभी आपका वर्क डन जीरो होगा। या फिर अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चला तो लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर चला, जैसे एग्जांपल आपको दिया गया होगा कूली वाला, कूली फोर्स इधर लगा रहा है तो फोर्स इसका इस डायरेक्शन में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय कूली हमारे पास यहां पर जीरो हो जाता था। राइट,
अब बात आती है सर वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या है। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है जब हमारे पास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है काइनेटिक के फॉर्म में, उसको हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब किसी भी बॉडी का या सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी घट रही होती है, तब वर्क डन नेगेटिव होता है। ये स्टार्टिंग में बताया था और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेट भी कराया था। फिर हम लोग जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात आ रही थी तो मैंने 3 एग्जांपल दिए थे इस चीज को समझाने के लिए। ऐसे मैंने यहां पर बनाया था, मैंने कहा था ब्लॉक ए यहां पर है, ब्लॉक बी वहां पर लेके जाऊंगा मैं, इधर से इधर ये इनिशियल पोजीशन है ए और ये फाइनल पोजीशन है बी, ए बी ए और बी। मैंने कहा मैं 3 तरीके से यहां पर फोर्स लगाऊंगा। पहला है कि फोर्स मैंने इसी तरीके से लगाया, हमेशा ए से बी तो मैं लेके गया हूं, लेकिन फोर्स हमेशा हमारे पास क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो मैंने कहा था जो भी आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, अलोंग द फोर्स कितना गया है, वो आर गया है, तो वर्क डन आएगा एफ इंटू आर। दूसरा केस था कि हम लोगों ने जो भी यहां पर फोर्स लगाया है वो हमेशा टेंजेंशियली लगाया है। तो मैंने कहा कि फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब करा तो वर्क डन इस पूरे रास्ते पर हमारे पर डिपेंड कर रहा था, एफ इंटू पाई आर बाय 2, राइट। और अगर मान लीजिए कि मैं इधर से इधर लेके तो जा रहा हूं, लेकिन फोर्स हमेशा हमारे पास ए इस लाइन के पैरेलल है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हुआ है, आर रूट टू। तो हमारे पास एफ इंटू आर रूट टू हमारे पास वर्क डन आया था। नेक्स्ट केस कैसा था, हम लोगों ने वर्क के फॉर्मूले पे सवाल करे थे। मैंने कहा था अगर मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट है, आपका फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये क्वेश्चन के ही क्लास के ही सवाल हैं सारे मैंने लिखे हुए हैं जिससे आप रिकॉल जल्दी कर पाए। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ये, तो वर्क कैसे निकालेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सर एफ एस कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया, वो फॉर्मूला तब या लगाएंगे जब फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो और एंगल हो। यहां पर आपका एंगल नहीं दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, वर्क डन आ गया। अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ये दे रखा है, इसमें कोई आई एक्स टी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि कितने समय पर क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास इधर है, फाइनल पॉइंट हमारे पास इधर है, तो वर्क डन कितना होगा, तो मैं पहले निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, आर बी माइनस आर ए, तो 5 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस 7 जे कैप माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 के कैप, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता था, डॉट प्रोडक्ट करेंगे a1 b1 20 इंटू 3 माइनस 30 इंटू माइनस 10 15 इंटू माइनस 3, जे मीन्स का ये आपका सवाल था। फिर अगर मान लीजिए फोर्स वेरिएबल है तो अलग अलग वर्क होएगा, तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो बाय इंटीग्रेशन ही जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सर फोर्स वेरिएबल आपको कैसे पता लगा, हर एक्स के लिए फोर्स अलग अलग आएगा, एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो 10 है, 1 डालोगे तो 10.5 है, 2 डालोगे तो 11 है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा तो फोर्स वेरी करेगा, तो ये फोर्स वेरिएबल है। तो जब आप वर्क डन निकालते हैं तो डॉट हमें इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, तो 0 से लेकर 2 तक का वर्क डन। तो मैंने कहा एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, दैट इज एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो 10 प्लस 0.5x dx, देखा वेरिएबल हमारे पास ये आया, और वेरिएबल ये है तो इसकी वेरिएबल लिमिट कहां से जा रही है, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट योर वर्क। अगला हमारे पास मैंने आपको दिया था कि सिंपल सा फंक्शन ना होके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। आई कैप और जे कैप में एक 3x स्क्वायर है, एक 2y है। मैंने कहा वर्क डन बता दो 0,0 से 2,1 तक। तो जब पार्टिकल एक्स और वाई में, एक्स वाई प्लेन में चलेगा तो फोर्स एक्स और वाई के साथ वेरी करेगा, तो ये भी इंटीग्रेशन से जाएगा, तो स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लेते थे बेटा, मैंने आपको बताया था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx आई कैप, dy जे कैप एंड dz के कैप। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप ये लेंगे, और जैसे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जरा ये देखना, फोर्स को मैंने ये रखा है 3x स्क्वायर आई कैप 2y जे कैप dx आई कैप dy जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2y dy, और हमारे पास अब कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, राइट। अब वेरिएबल सर कैसे पता करते हैं, जिसके साथ डी लिखा है, तो x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके 2, तो लिमिट 0 से लेके 2 तक करी, हाँ। सर y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करा, और जैसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। फिर मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है कि आई कैप के साथ हमेशा हमारे पास x का ही फंक्शन हो, तो ये वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप ये दे रखा है। अब वर्क डन बताना है अलोंग, अब वो देखो ये आपको देंगे, अगर आपको ये नहीं दिया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किस रास्ते पर जाएं, एडवांस का एक सवाल भी करा था सेमी सर्कल, वो क्वार्टर सर्कल वाला, अगर आपको याद आ रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हम लोगों ने वहां पर यूज किया था, ठीक है। तो ये रास्ता देंगे कि ये कौन से रास्ते पर हमारे पास चल रहा है।
तो जब आप वर्क डन निकालेंगे तो ये आपका आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बना, और एक्स इंटू डी वाई, ये बना। अब आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर x वेरिएबल है, हाँ सर, लेकिन y भी तो वेरी करेगा, यस, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। यहां पर y वेरिएबल है, यस, और x भी वेरिएबल है, यस, तो दोनों वेरिएबल हो गए। हमें किसी प्रकार से एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो वी नो दैट कि आप किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं, y इक्वल टू 2x, तो मैं y की जगह यहां पे 2x रखूंगा तो 4x स्क्वायर dx, अब ये x का फंक्शन बन गया, और x की जगह आप y/2 रखेंगे तो अब y का फंक्शन बन गया। अब आप देखिए x कहां से कहां चेंज हुआ, 0 से 2 और y 0 से 4, तो 0 से 2 0 से 4। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब आपको ये वाला सवाल बहुत ज्यादा जेई एडवांस और जेई मेंस पूछता है, क्योंकि बच्चे को ध्यान रखना है कि वाई स्क्वायर डीएक्स और एक्स डीवाई दोनों वेरिएबल थे, आपको एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। कोई इक्वेशन दी होगी, ग्राफ दिया होगा, उसको यूज करके फिर आप अपने सवाल को करेंगे। अब दूसरा था कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा फोर्स हो वो सिर्फ पोजीशन के साथ वेरी करे, वो समय के साथ भी वेरी कर सकता है। तो एक सवाल आपको जेई मेंस का दिया था, एम मास है 2 kg और एक्स की वैल्यू है t³/3, वर्क डन इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में वर्क डन कितना होगा। तो पहले ये देखें कि क्या फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv/dt या d²x/dt², मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 3t³/3, तो ये तो कट गया, 3t²/3 ये तो कट गया, और t² का डिफरेंशिएशन 2t हमारे पास आएगा, तो 2 इंटू 2t दैट इज 4t, तो फोर्स आ गया आपका 4t। क्या फोर्स कांस्टेंट है, सोचिए, नहीं, क्योंकि जब समय वेरी करेगा तो फोर्स वेरी करेगा 0 से लेके 2 तक, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली अभी भी नहीं कर पाऊंगा, तो फोर्स इंटू dx करना है, तो फोर्स आ गया 4t और dx। सर अब तो 2 वेरिएबल आ गए, मैंने कहा तो किसी तरीके से अब इसको हटाना पड़ेगा और सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो वेलोसिटी है दैट, क्योंकि लिमिट दे रखी है 0 से 2, तो टाइम के टर्म्स में लाने की कोशिश करें। वेलोसिटी है dx/dt दैट इज इक्वल टू t², तो इसको इधर ले जाओगे तो dx की वैल्यू आ गई t²dt, उठा करके यहां रख दो, ठीक है। तो अब पूरा फंक्शन अगर आप नोटिस करें तो ये टाइम के फॉर्म में हमारे पास आ गया है। तो ये कितना बनेगा, 4t³ dt, टाइम की लिमिट 0 से 2 तक आपने रखी और अपना आंसर सॉल्व कर लिया। तो दोनों चीज के आपके सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला था हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ग्राफ। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट मींस एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है। तो ये वाला सवाल आपके पास था कि एफ और एक्स का मैंने ग्राफ दिया, यहां से लेके ये पूरा ग्राफ है, अब बता दीजिए टोटल वर्क डन क्या है। तो कभी भी अगर आपका एरिया ग्राफ आए एफ और एक्स का, तो आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, आप कहेंगे एरिया अंडर ग्राफ। तो याद करें यहां पर मैंने आपको एक ट्रिकी सवाल दिया था कि ये वाला ग्राफ दोनों साइड से रीड किया जा सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने आपको दिया था ए से लेके बी तक का वर्क डन बताइए। तो आप ये वाला जो भी एरिया आएगा, ध्यान सुनना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर पूरे प्रोसेस में फोर्स पॉजिटिव है, हाँ सर, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। तो जब फोर्स पॉजिटिव हो और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों सर, फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इनके बीच का एंगल 0, तो वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस जो भी मैं ये वाला एरिया लेने वाला हूं उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। तो मैंने यहां पर बिल्कुल वैसे ही रखा है, 1 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम प्लस ट्राइंगल का एरिया। लेकिन जो ये वाला एरिया है अगर आप नोटिस करें तो फोर्स तो नेगेटिव हो गया, हाँ सर, फोर्स नेगेटिव है सर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पर फोर्स आपका इधर लग रहा है, फोर्स आपका इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ये जो भी मैं ट्राइंगल का एरिया लूंगा वो नेगेटिव के साथ हमारे पास लूंगा। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या बना कि अगर मेरे को एफएक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है तो मैं वर्क डन निकालने के लिए एरिया ही निकालूंगा। दूसरी बात, एरिया का आपको निकालते समय साइन का ध्यान रखना है। अगर आप ग्राफ इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। हो सकता है पार्टिकल पहले x इक्वल टू 5 पर हो और फिर x इक्वल टू 1 पर जा रहा हो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के साथ वर्क का साइन के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। इस पर आप लोगों ने, कई सारे बच्चों ने गलतियां करी थी। वर्क डन फ्रॉम एफटी ग्राफ, अगर मान लीजिए मेरे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है और मैं अब आपसे वर्क डन पूछूं, तो याद करें सर इसमें भी एरिया वर्क डन दे देगा, नहीं,
फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन मोमेंटम। और आपको याद आ रहा हो वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो आप एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेके हमारे पास टोटल एरिया चेंज इन मोमेंटम आएगा। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज प्लस माइनस एरिया, क्योंकि आप साइन के साथ जोड़ेंगे। तो फाइनल मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पी फाइनल का स्क्वायर बाय 2m माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर बाय 2m, ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन करते हैं। अब फिर आया था हम लोग डिफरेंट टाइप के फोर्सेस थे, तो उनके वर्क डन क्या क्या थे। तो मेजर जो फोर्सेस थे उनके बारे में अगर मैं बात करूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने कहा था ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मैंने अलग अलग पाथ लेके वर्क डन निकाला था, एक बार वर्टिकली ले गया था, एक बार स्लांट पर ले गया था, एक बार स्टेप्स पर ले गया था। तीनों केसेस में वर्क डन सेम आया था। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। आप किसी भी रास्ते से ले जाएं, वर्क डन सेम आएगा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास सेम होता है, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना था, मैंने कहा था आप हमेशा क्या देखेंगे, वर्टिकल लाइन देखेंगे क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल लाइन के अलोंग ही वर्क करेगा। अगर बॉडी ओवरऑल नीचे चली गई है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, प्लस mgh। ओवरऑल बॉडी घुमा फिरा के तुम ऊपर ले गए हो तो माइनस mgh। तो यही था, हम लोग प्लस का भी यूज करेंगे जब बॉडी मूव्स डाउन, माइनस का भी यूज करेंगे बॉडी मूव्स अप, और h हमेशा हमारे पास वर्टिकल हाइट रहेगा। वर्क बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वर्क इन क्लोज पाथ, वापस अगर आपकी बॉडी वहीं आ जाती है तो जीरो है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। फिर हम लोग फ्रिक्शन पर आए थे। तो याद करिए, मैंने कहा था कि जनरली बच्चों को लगता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, है ना, ये बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में फ्रिक्शन हमारे पास दो प्रकार के थे, एक था स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, ध्यान समझना। अगर मैं इसको इसके साथ लेके जा रहा हूं तो कौन, मैं तो अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, ये फोन इसके साथ क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। सर फ्रिक्शन की वजह से ही मूव कर रहा है। मैंने कहा बहुत सही। अगर मैं अपने हाथ को इधर से इधर लेके आया हूं तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन कहां होगा, सर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो मैंने कहा कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क, कैन डू हमारे पास पॉजिटिव वर्क। तो याद रखना, कोई अगर आपको स्टेटमेंट दे दे क्या फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो वो एक बॉडी पर, स्टैटिक फ्रिक्शन एक बॉडी पर पॉजिटिव करेगा, उतना ही नेगेटिव दूसरी बॉडी पर करेगा। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जहां पर भी फोर्स लग रहा है वो मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती फ्रिक्शन के फोर्स की, राइट। तो हमारे लिए हमेशा आप यहां पे बोलेंगे वर्क डन टोटल विल बी जीरो। बट काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो रिलेटिव स्लिपिंग हो गई है दो सरफेसेस के बीच में, और जहां पर भी बॉडी चलेगी काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस एफ के फ्रिक्शन फोर्स इंटू जो भी आप लेंथ लेके जाएंगे वो रहेगा नेगेटिव वर्क डन रहेगा। ये रास्ते पर डिपेंड करता था, मैंने आपको बताया था अगर आप पूरे सर्कल में घुमा के ले आते हैं तो वर्क डन इस बार जीरो नहीं आएगा जैसे ग्रेविटी में आया था। तो दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन। क्लियर, ये आया हमारे पास। फिर हम लोगों ने स्प्रिंग की बात करी थी। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने स्प्रिंग का फोर्स पढ़ लिया था। फोर्स दैट ऑफ द स्प्रिंग इज माइनस के एक्स। माइनस क्या बताता है, रीस्टोरिंग नेचर। अगर मैं स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से खींचूंगा तो स्प्रिंग वापस करे खींचेगा, अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो वापस फोर्स लगाएगा। तो हमेशा ये कैसा फोर्स लगाता है, रीस्टोरिंग नेचर का। तो माइनस रीस्टोरिंग को डिपेंड करता है। के क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास होता था, वो स्प्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द स्प्रिंग पर, बहुत सारे स्प्रिंग के ही पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करता है। हमारे सवालों में स्प्रिंग कांस्टेंट अभी के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट दो प्रकार के होते थे बेटा, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट और एक नॉर्मल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कभी भी वेरी नहीं करते, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आगे पढ़ेंगे स्टीफेंस कांस्टेंट भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी भी वेरी नहीं करते, ठीक है। तो ये, लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये एक सिचुएशन में कांस्टेंट रहेगा, सिचुएशन बदलेगी तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी कर सकता है। क्लियर बात, ठीक है। हमारे लिए अभी के लिए ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट ही है। अब बात आती है जब मैं स्प्रिंग को यहां पर खींचना स्टार्ट करूंगा, नेचुरल लेंथ से मैंने यहां पर खींचा तो ऑब्वियस ही बात है स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, हाँ सर,
और अगर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा तो क्या वो मूव करा, हाँ सर, तो वर्क डन होगा। यस, तो मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था कि मान लो कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियली हमारे पास स्प्रिंग पहले से ही इलोंगेटेड है xi से, और मैंने xi से और खींच करके इसको xf तक कर दिया है। हो सकता है कंप्रेस करूं या इलोंगेट करूं, फाइनल लेंथ फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ, ये nl क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता था। यस, तो मैंने कहा कि इनिशियल पोजीशन नेचुरल लेंथ से इनिशियल इलोंगेशन क्या है, xi, और फाइनल है xf। तो वर्क डन आप जब निकालेंगे तो माइनस kx इंटू dx। स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा सर, इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस, या तो आप ऐसे लिखें मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। तो सर स्प्रिंग फोर्स की एक्स डी एक्स कॉस ऑफ 180, सर कॉस 180 इज -1, वही लिखा है माइनस के एक्स डी एक्स हम लोगों ने। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल से फाइनल तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आता था। मैंने कहा था बिल्कुल घबराना नहीं है, माइनस के बाय 2 इंटू एक्सएफ का स्क्वायर माइनस एक्सआई का स्क्वायर, ये है। फिर मैंने इसमें डिफरेंट केसेस लिए थे कि मान लो नेचुरल लेंथ से आप इलोंगेटेड जा रहे हो, इलोंगेटेड से आधी लेंथ पर आ रहे हो, आधी लेंथ से कंप्रेशन पर जा रहे हो। बस आपको एक्सएफ और एक्सआई लिखना है। एक्सएफ है फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, एक्सआई है इनिशियल इलोंगेशन स्लैश कंप्रेशन फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ। ये हमेशा नेचुरल लेंथ से ही आप नापेंगे। ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि अगर आप पूरे साइकिल में अगर आप बात करें, इनिशियली यहां पर था, है ना, तो एक्सआई 0 हो गया, फिर आप लेके गए और फिर वापस ले आए तो एक्सएफ भी 0 हो गया, तो आपका वर्क डन 0 आ गया। तो एक क्लोज्ड साइकिल में आपका वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही रहता है। फिर मैंने आपको एक सवाल बताया था, उसका मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि वर्क डन हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है ना, कि ऑब्जर्वर कहां पर है। नॉर्मली हम लोग ग्राउंड को ही अपना ऑब्जर्वर मानते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वर मूवेबल होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई थी, तो अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वर्क डन उसके हिसाब से ही हमें सोचना पड़ेगा। फिर बात आई थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी एक ऑब्जर्वर को चलती हुई अगर दिखाई दे रही है तो वो बोलेगा उसके पास एक एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी अगर वो कहीं जाके टकराएगा तो दूसरे को चला सकता है, कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एक बॉडी के अंदर है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, अगर वो बॉडी चल रही है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था सर वो तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मैंने कहा था वी रिलेटिव लिखना स्टार्ट कर देना बेटा, क्यों, क्योंकि ये जो रेस्ट एंड मोशन होते हैं वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मान लीजिए आप एक पेन को 2 मीटर पर सेकंड से चलते देख रहे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे सर हाफ एम इंटू 2 का स्क्वायर। मैंने कहा लेकिन अगर मैं इसके साथ खुद ही 2 मीटर से पर सेकंड से चलूंगा, मेरे लिए तो ये रुक गया, तो मैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 बोल दूंगा। तो ये हमेशा वी रिलेटिव पर डिपेंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपको ऑब्जर्वर के बारे में नहीं दिया है आप ग्राउंड फ्रेम को ही अपना रेफरेंस मानते हैं। और जो स्क्वायर है तो इसको सर ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि जनरली बच्चों को लगता है इधर जा रही है तो काइनेट एनर्जी है अलोंग एक्स। अरे भाई उस अलोंग एक्स या अलोंग वाई की बात ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एनर्जी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप देखें तो ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है सर, सर ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा, तो अगर मैं ए डॉट ए की बात करूंगा तो क्या होता है बेटा, तो सर ये आएगा मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास कॉस जीरो इज 1, तो ये ए स्क्वायर ही आ गया। दैट मीन्स अगर आप यहां पे v स्क्वायर देख रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है विच इज v डॉट v, और डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो स्केलर। इसकी यूनिट भी जूल्स होती है, डायमेंशन ml2t-2, वही वर्क वाली ही हमारे पास होती है। फिर मोमेंटम के टर्म्स में हम लोगों ने बात करी थी कि आप इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m है। बहुत एक क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर मान लीजिए मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, आप लोगों ने केमिस्ट्री में खूब लगाया है, मास दे दिया कि मास 2 kg है, काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास 100 है, यही सेम एग्जांपल मैंने दिया था, तो मोमेंटम बता दीजिए। तो बच्चों ने कहा कि हाँ सर मोमेंटम होगा हमारे पास अंडर रूट में 2 इंटू 100, तो सर ये 20 kg मीटर पर सेकेंड होगा। गलत, मैंने यहां पे लिखा है इफ वी नो द काइनेटिक एनर्जी एंड मास वी कैन ओनली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, आप कभी भी काइनेटिक एनर्जी और मास पता है तो आप मोमेंटम का सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन तो तब भी नहीं पता लगेगी। लेकिन हाँ मोमेंटम पता है तो आप, मोमेंटम अगर आपको पता है तो आप
काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगी आपकी। क्लियर? अब फिर हम लोगों ने कुछ ग्राफ बात करी थी, तो जरा यहां पे देखे जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m है, हाँ सर, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर है, हाँ सर। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ क्या रहेगा, y, इसको y में रखा है, इसको x में रखा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, तो इसको आपने y पर रखा है बेटा, इक्वल टू हाफ एम एक्स का स्क्वायर, तो ये सर फिर से पैराबोला हमारे पास होगा। काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का ग्राफ रखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, मैंने कहा इसको आपने y पर रखा है तो m बाई 2 और v स्क्वायर को ही x रख दिया है, तो ये अब स्ट्रेट लाइन का हमारे पास ग्राफ यहां पर मिलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और 1/m का अगर आप ग्राफ देखें तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोमेंटम कांस्टेंट है, बाकी जो भी फॉर्मूले में आ रहे हैं वो कांस्टेंट है, p स्क्वायर बाय 2m, तो मैंने कहा हमारे पास 1/m। ठीक है, अच्छा ये v कांस्टेंट के लिए ग्राफ बना है। ठीक है, v कांस्टेंट का यहां पर ग्राफ है और यहां पर m कांस्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, लिख ही देते हैं, m कांस्टेंट का ग्राफ है, m कांस्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास तो ये वाला ग्राफ कैसे बनाया था सर, तो मैंने कहा कि अगर m v कांस्टेंट है तो हाफ m v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k, तो अगर आप देखें तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू k बाय m आया, हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी को y पर लिया है, 1/m को तुमने x पर लिया है, तो y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारे पास यहां पर ग्राफ बनेगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी और m का ग्राफ हमारे लिए यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ये मोमेंटम कांस्टेंट का आपका यहां पर ग्राफ है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और m का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो y इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो फिर से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। तो किस प्रकार से ग्राफ बनाने हैं इनकी हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी। फिर मैं आ गया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब मैंने ये पेन रखा है तो आपको क्या इसके पास कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है? नहीं। अगर ये चल रही होती तो आप काइनेटिक एनर्जी बोल देते, लेकिन क्या इसके पास कोई एनर्जी है? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे अपने आप क्यों चल रही है? सोचिए, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। अब काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे गया तो बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है दैट मींस वर्क डन हुआ, हाँ सर वर्क डन हुआ। तो मैंने यहां पर क्या बात आपको बोली कि भाई अगर आप ध्यान से समझेंगे कि हमारे लिए एक ऐसी एनर्जी जो वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन से हमारे पास आ रही है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करी जाती है। कंजर्वेटिव में आपके लिए ग्रेविटेशन है, स्प्रिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। हम लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, और फिर इसको ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में टूटकर आगे और आएगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता था बेटा? माइनस ऑफ डेल्टा यू। इसका मतलब यह है कि कभी भी ग्रेविटी अगर पॉजिटिव वर्क करेगी, ऊपर से नीचे, इस पेन को अगर मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूं तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ये बता रहा है। और ग्रेविटी अगर कभी भी नेगेटिव वर्क डन करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी। फिर मैंने कहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली की अगर मैं बात करूं, अगर धीरे 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 आप एक बॉडी को मूव कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। When conservative force does positive work, potential energy decrease होती है। When conservative force does negative work, potential energy increase होती है। फिर यहीं से F into dr से मैंने एक फॉर्मूला बनाया माइनस du by dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में कई बार पूछा जाता है। ये ग्रेडियंट वर्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हम लोग इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। 11वीं क्लास के बच्चों को समझाने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्ड बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर थी, हाँ। फोर्स तो वेक्टर है सर। कैसे एक स्केलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके मैं वेक्टर ला सकता हूं? दैट इज बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने कहा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक x कंपोनेंट आएगा, एक y कंपोनेंट आएगा, एक z कंपोनेंट आएगा। यस, fx कैसे निकालेंगे? पूरी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, तो fx आ जाएगा। fy कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ du by dy, मैंने यहां लिखा है माइनस ऑफ du by dy। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। दैट मींस जब मैं y के लिए डिफरेंशिएट करूंगा x और z को कांस्टेंट लूंगा, जब मैं z के लिए डिफरेंशिएट करूंगा x और y को कांस्टेंट लूंगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। मैंने आपको कहा था भाई मैं रेफरेंस अलग अलग रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले एक रेफरेंस सेट किया जाता है कि कहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं।
कि भाई इधर कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इधर कितनी पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ऑब्वियस सा ये वाला डाउट सभी को आ सकता है कि सर सभी के रेफरेंसेस अलग अलग होंगे तो एक ही पॉइंट पर इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत सारी कोई लिख सकता है। हाँ, जिसने यहीं पर रेफरेंस ले लिया वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जिसने यहां रेफरेंस ले लिया वो कहेगा पोटेंशियल कुछ और है, जिसने यहां ले लिया कोई और है, यहां ले लिया कोई और है। तो एक ही पॉइंट की बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जीज लिखी जा सकती हैं फॉर श्योर, क्योंकि ये एक रेफरेंस डिपेंडेंट बात है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर अपनी जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले रहा है उसकी बात थी। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करी गई, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, है ना। तो हमारे पास तुम यहां पर जीरो ले लो या यहां जीरो ले लो, जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हमेशा सेम होगा। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी कि भाई इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है बॉडी का जहां पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो, मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हमारे पास चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम। फिर मैंने कहा था इक्विलिब्रियम भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता था, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जब आप बॉडी को वहां से मूव करें तो बॉडी वापस आने की कोशिश करे, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है, ये रुका हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम है, अगर मैं इसको यहां से यहां छोड़ूंगा तो ये वापस इसी की तरफ आने की कोशिश करेगा, इसी पॉइंट की तरफ, दैट इज अवर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए मेरे पास पेंडुलम है ऐसे, यहां पर एक बॉल है, ये रॉड है, एक बॉल ऐसे है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही टच करूंगा तो ये हमारे पास मूव कर जाएगा, वापस वहां जाने की कोशिश नहीं करेगा, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फोन पड़ा है, मैं इसको यहां रखूं तो अभी इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पर है, मैं इसको यहां से यहां कर दूंगा तब भी ये हमारे पास रेस्ट पर है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर पार्टिकल ना ही पास जाए ना ही दूर जाए, उसको हम कहते हैं अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर मैंने कहा था कि हम लोग इसको ढूंढेंगे कैसे, एक होता है फोर्स एनालिसिस कि भाई फोर्स देख लो वापस ला रहा है या नहीं ला रहा है, एक तो ये मेथड। दूसरा एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड में हम लोगों ने कहा कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पर पार्टिकल की हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब आप मूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना, तो वापस कम से कम एनर्जी की स्टेट में आने की कोशिश करेगा। वेयर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर होता है, हल्का सा डिस्टर्ब करोगे ये वापस भाग जाएगा, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर न्यूट्रल में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो यही लिखा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और डिफरेंट होती ही नहीं, कांस्टेंट रहती है। तो सर अब हम लोग इसको कैलकुलेट आउट कैसे करते थे, हम लोग यहां पर कैलकुलेट आउट करते थे बेटा अपने, पहले पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया है, तो पहले मैक्सिमा मिनिमा आपको यूज करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते थे पहले उसको सोचिए, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कैसे आप मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, आप सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन का, तो dy बाई dx निकालेंगे। फिर सेकंड स्टेप होता है इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप dy बाई dx निकाल रहे हैं, सारे बच्चे याद करें कि अगर मान लीजिए मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ है, यही क्लास में मैंने आपको बनाया था, मैंने कहा जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ये होगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी ये होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में ही स्टेबल, मैक्सिमम में अनस्टेबल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, du बाई dx निकालेंगे। सर du बाई dx हमारे पास क्या होगा, दिस इज स्लोप ऑफ u वर्सेस x का ग्राफ, है ना। याद रखें कि भाई हमारे पास स्टेबल हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, दोनों पर स्लोप जीरो है, हाँ, तो ये भी आपकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये भी आपकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप की इक्विलिब्रियम है, तो आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं। तो मेथड क्या है, u एज अ फंक्शन ऑफ x, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो डालेंगे, पॉइंट्स एट विच du बाई dx इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, क्योंकि फोर्स की वैल्यू थी माइनस ऑफ du बाई dx, जहां पर आपका स्लोप जीरो हुआ वहां पर फोर्स जीरो हुआ, और जहां फोर्स जीरो हुआ वही तो इक्विलिब्रियम हुआ। तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ये मिनिमम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर उसी पॉइंट पर लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई तो अनस्टेबल हमारे पास इक्विलिब्रियम। फिर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप देखें तो हमारे लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी बेटा, अगर आप देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास थी, ठीक है, मैंने ये स्पेस छोड़ा हुआ था इसीलिए कि मैं आपको यह बताऊं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या थी, कि ये वर्क और एनर्जीज को रिलेट करती है।
जब भी आप कभी वर्क करते हैं तो वो एनर्जीज में जाती हैं, तो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास रहता है। अब टोटल में किसका है? वर्क डन कंजर्वेटिव का भी है, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का भी है, वर्क डन एक्सटर्नल का भी है, वर्क डन इंटरनल का भी है हमारे पास, वर्क डन टेंशन का भी, नॉर्मल का भी, स्प्रिंग का भी, ग्रेविट, जितने भी आपके सारे फोर्सेस हैं वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऐसे लिख लो, या पी स्क्वायर बाय 2m फाइनल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m इनिशियल ऐसे लिख लो। क्लियर? हमारे पास ये आ गया। तो अगर आप देखें तो दिस इज योर वर्क डन, हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर एक बार आपसे पूछा भी गया है, जेई का सवाल आपकी क्लास में मिलेगा, एक आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ऐसा सवाल था, वीटी आपका ग्राफ दे रखा है, बोला वर्क डन बता दो, तो भाई हमारे पास टी की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी पता है, हाँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, टी की वैल्यू किसी टाइम पर वेलोसिटी पता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर होता था MEC, ये इसको हम लोग कहते थे वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। मैंने मेजॉरिटी सवाल इसी से ही कराए थे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो ना हो तो हमारा वर्क अगर आपको निकालने मैंने बहुत आसानी से सिखाए हैं, आराम आराम से, तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दो टाइप की हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और कंजर्वेशन, जब भी कोई लॉस नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को आप इक्वल कर सकते हैं कभी जब आपके क्वेश्चन में फ्रिक्शन ना हो। अब इसकी क्या गारंटी कि हर सवाल में फ्रिक्शन ना हो? जी एडवांस में भी सवाल आते हैं फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे गलत करते हैं। तो मैंने कहा कि आप इससे ज्यादा इसके ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हुआ तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आप तब भी यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट था हमारे पास पावर का। मैंने अभी यहां पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि पावर के लिए हम लोगों ने 2 स्लाइड्स, अगर आपको क्लास में याद आ रहा हो, पावर के लिए हम लोगों ने 1-2 स्लाइड्स रखी थी, एक ये वाली रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड ये, इसमें हम लोगों ने 10-12 सवाल तो डायरेक्टली देख लिए थे, तो यही से ही मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, आपको याद भी आ जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब भी आपका कोई सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में हो, मींस ग्रेविटी उसमें पंगा डाले, उसको आप कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। याद करिए कि मैंने कहा था कि सबसे पहले काम करते हैं कि एक पेंडुलम ले लेते हैं जिसका लेंथ हमारे पास L है और इसका मास हमारे पास M है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो जब आप वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये किसी ना किसी एंगल पर जाएगा, हाँ, तो किसी भी एंगल थीटा पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये धागे के अंदर क्या टेंशन होगा, अगर निकालें तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था, फॉर्मूला डायरेक्टली याद करिए, V इज इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है? कोई सा भी एंगल। मैंने कहा था सवाल में बोले मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, जब 30 डिग्री होगा तो वेलोसिटी बता दो। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम बार बार ना लगाए, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये क्या था फॉर्मूला? 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg। मैंने कहा था कि भाई मान लो इन्होंने दे दिया ये 10 मीटर पर सेकंड है, सीधे बोला जब 30 डिग्री होगा तो टेंशन की वैल्यू बता दो, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम से, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके टेंशन की इक्वेशन लिख के फिर तू सवाल सॉल्व करेगा। तेरे को मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत मेथड है, वही मेथड है, उससे हम लोगों ने जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था। तो टेंशन किसी भी एंगल थीटा पर क्या होता है? 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तेरे को पता है, थीटा तेरे को पता है, तो तू टेंशन आसानी से निकाल सकता है। फिर बात आई थी एंगुलर एम्पलीट्यूड, एक ऐसा एंगल जहां पर पार्टिकल जाके रुक जाए, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ये आया था cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2gl। सर निकाला कैसे था? मैंने कहा इसको अल्फा ले लो और इसको 0 कर दो, एक ऐसा एंगल जहां पर वेलोसिटी 0 होती है, वही आपका एंगुलर एम्पलीट्यूड था। तो बस ये आया। फिर हम लोगों ने बात करी थी कौन कौन से केसेस हैं। अगर √2gl होता था तो मैंने कहा था अगर आप बॉडी को √2gl से फेंक रहे हो, धागे का केस है जो स्लैक कर सकता है, तो जब आप √2gl से फेंकोगे तो आपका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना आता था? 90 डिग्री। फॉर्मूले में डालेंगे, चेक करेंगे, 90 डिग्री आता था, मतलब यहां पर पार्टिकल जाके रुक जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जाके रुक जाता है। फिर टेंशन अगर आप निकालते थे तो टेंशन भी 0, मतलब जब आप √2gl से फेंकते हैं तो पार्टिकल यहां रुकता है, टेंशन 0 होती है, ये नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन धागा है, जैसे ये नीचे जाता है धागा टाइट हो जाता है, फिर ये स्विंग करने लगता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी √4gl, कई बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था या नहीं पढ़ा था। √4gl हमारे पास एक ऐसा
वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अगर मैं रूट ऑफ 4gl से फेंकूंगा तो ये पूरा ऊपर तक जा सकता है। इसका अगर आप अल्फा की बात करेंगे, हमारे पास यहां पे अल्फा की वैल्यू पाई आती है। दैट मींस एक ऐसा एंगल जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, दैट इज पाई, पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है। आप इसी फॉर्मूले में 4gl डाल के देख लीजिएगा बेटा। तो जैसे आप यहां पे 4gl डालेंगे, cos इनवर्स ऑफ -1 आएगा, दैट इज पाई। दैट मींस अगर आपने इसको रूट ऑफ 4gl से वेलोसिटी फेंकी तो ये टॉप पॉइंट तक जा सकता था। प्रॉब्लम क्या होती है, रूट ऑफ 4gl में 131 डिग्री पर टेंशन ही जीरो हो जाता है, और जब ये टेंशन ही जीरो हुआ तो ये स्लैक कर गया, ये नीचे गिर जाएगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना था। लेकिन मैंने फिर कहा था कि अगर मान लो मैं धागे की जगह रॉड ले लूं, और सिमुलेशन भी दिखाया था, रॉड के केस में क्या होता है, ये कभी ढीला पड़ेगा ही नहीं। तो आपने जैसी वेलोसिटी रूट 4gl दी, ये घूम करके टॉप तक पहुंच गया। इससे हल्का सा भी ज्यादा दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा जाता है रॉड के केस में, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ 5gl हमारे पास क्या था सर, धागे के केस में, क्योंकि वो वन रूट ऑफ 4gl में वो स्लैक कर जा रहा था, रूट ऑफ 5gl से जब हम लोग फेंक रहे थे तो ये टेंशन कहां जाके जीरो हुआ, टॉप पॉइंट पर जीरो होगा। आप टेंशन यहां पे u की वैल्यू रूट ऑफ 5gl डालिए, थीटा की वैल्यू पाई डाल के देखिए, टेंशन आपको जीरो मिलेगा। या टेंशन जीरो कर लो और u की वैल्यू रूट ऑफ 5gl डाल लो, आप देखिए किस एंगल पर जाके धागा ढीला पड़ेगा, टॉप पॉइंट। तो सर टॉप पॉइंट के हिसाब से तो ये ऊपर जाके ऐसे जाना चाहिए और फिर गिर जाना चाहिए। मैंने कहा जरा देख लेते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है, क्या कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो जब हम लोगों ने एंगुलर एम्पलीट्यूड निकाला था, कहीं पर भी नहीं आ रही, माइनस हमारे पास 3/2 आया था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाँ सर -3/2 इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ कॉस, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई भी एंगल नहीं आएगा। तो मैंने यहां लिखा है नो पॉइंट ऑफ v इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ टॉप भी आपकी रूट ऑफ gl आती है, लोअर पॉइंट पे रूट 3gl है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे रूट 3gl थी, रूट 5gl gl एंड रूट 3gl थी। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 6 mg आता था, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 आता था, डिफरेंस ऑफ टेंशन मैक्सिमम माइनस मिनिमम 6 mg हमारे पास आता था। ये धागे के केस के लिए हमारे पास मिनिमम कंडीशन बनती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको एडवांस का एक सवाल बताया था जिसमें ट्यूब वाला सवाल था बेटा, और यहां से भी उन्होंने एक बार फेंका हुआ था, वो वाला भी सवाल था। मैंने कहा कि यार ये जब भी बॉडी गिर नहीं सकती तो समझ जाना रूट ऑफ 4gl इज द मिनिमम कंडीशन। तो रॉड वाला केस हो या पाइप वाला केस हो, दोनों केस में आपकी मिनिमम वेलोसिटी रूट ऑफ 4gl रहेगी। लेकिन जहां पर बॉडी गिर सकती है, स्ट्रिंग वाला हमारे पास केस हो या फिर हमारे पास वर्टिकल जो डेथ वेल टाइप का होता है, ये ऊपर जाके हमारे पास गिर सकता है, तो वहां पर रूट ऑफ 5gl आपकी मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन यहां पे रहती है। तो ये स्ट्रिंग है बेटा और वो हमारे पास रॉड है, ठीक है। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर द सरफेस के भी मैंने आपको सवाल दिखाए थे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे थे कि अगर मान लीजिए एक स्फेयर है, उसके टॉप पर हमारे पास एक बॉडी है, मैं इसको u स्पीड से फेंकूं तो किसी, ये आगे आगे जाएगी तो किसी भी एंगल थीटा पर वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gr, वहां माइनस था, यहां प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। u इनिशियल वेलोसिटी, r रेडियस, थीटा क्या है, कितने एंगल के बाद आप वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं। नॉर्मल की वैल्यू क्या होती थी, ये कितने भी सरफेस पे कांटेक्ट में जाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू है 3 mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg, बस माइनस का हमारे पास डिफरेंस है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आया। मैंने कहा था कि इसमें जनरली सवाल आता है कहां पर ये सरफेस को लीव कर देगा, तो जहां पर भी ये सरफेस को लीव करेगा नॉर्मल की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हेन बॉडी लीव द कांटेक्ट, नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। एक सवाल कराया था कि टॉप पॉइंट पर ही ये लीव कर जाए, तो मैंने इक्वेशन बनाई थी mg माइनस एन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, नॉर्मल की वैल्यू 0 डालो, आंसर आपको मिल गया होगा। फिर हमारे पास एक और सवाल था स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर मैं इसको हल्का सा टच कर दूंगा तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट पर ये सरफेस को लीव कर देगा, तो वो कौन सा एंगल आता था, तो u की वैल्यू आपने क्या करी, यहां पर 0 रखी, तो वेलोसिटी एट एनी एंगल आ जाएगा हमारे पास। दूसरी बात, यहां पे u की वैल्यू 0 रखी, नॉर्मल की वैल्यू 0 रखी, तो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2/3, है ना, cos इनवर्स ऑफ 2/3। इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, हम लोगों ने रेंज का भी सवाल यहां पर किया था। तो ये थी हमारे पास थ्योरी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे को डिस्कस करने चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक सवाल किया था जो HCV बेस्ड था कि मैं एक बॉडी को मूव करा रहा हूं, मिनिमम वर्क डन, याद करिए मिनिमम अप्लाइड फोर्स से मैं चलाना चाह रहा हूं। तो कई बच्चों को लगता है रफ सरफेस पे मिनिमम फोर्स सर होता है म्यू mg, गलत। मैंने कहा था इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट रेदर देन टू पुश एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब आप पुल करते हैं तो फोर्स का हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन भी मैंने यहां रखा है, फोर्स का एक कंपोनेंट f cos थीटा f sin थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी हमारे पास mg माइनस f sin थीटा।
नॉर्मल रिएक्शन कम हुई तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा, तो आप आसानी से चला सकते हैं। तो याद करिए वो कौन से एंगल पर हम लोग फोर्स लगाते थे, tan थीटा इक्वल टू म्यू। कैसे निकाला था, ये फोर्स की वैल्यू आई, मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास म्यू आता था, और मिनिमम फोर्स याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल बनता है ये, कि एक बॉडी को मूव करना है बाय मिनिमम फोर्स, तो एक एंगल जो होना चाहिए दैट इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू म्यू, और मिनिमम फोर्स की वैल्यू होती है म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये सारी चीजें याद रखो, ठीक है। तो वर्क डन जब मेरे को निकालना था तो एंगल पता था हमारे पास यहां पर tan थीटा इक्वल टू म्यू, दूसरी बात फोर्स की वैल्यू मेरे को पता थी, तब मैंने वर्क डन निकाला था। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जिसका आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा था मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। याद करिए यूनिट्स एंड डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि यार जब 5 या 6% के आसपास का चेंज है तो आप एरर एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आप एरर एनालिसिस नहीं लगा सकते। ये वाला मेथड हमारे पास यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मेथड नहीं लगेगा। अब याद करो सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो नोट्स खोलो। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम p है, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा p स्क्वायर बाय 2m। हाँ सर, मैंने कहा 20% का इंक्रीज करा तो ये तो 1.2 हो गई p, तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर आप देखें तो 1.2 का स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2m आ गया, तो ये 1.44 p स्क्वायर बाय 2m आएगा। तो अगर आप देखें तो 44% का हमारे पास यहां पर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर करोगे तो 40% का आपको दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी स्टार्ट करी थी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ब्लॉक चलते हुए आ रहा है, ये अभी हमारे पास स्मूथ है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन बताना था। तो वजन नीचे लग रहा है, क्या उसका वर्क डन होगा, नहीं। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, क्या उसका वर्क डन होगा, नहीं। सर जब ये यहां पर जाके कंप्रेस करेगा स्प्रिंग वर्क डन करेगी, यस हमारे पास। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर। सर स्प्रिंग का वर्क डन -k/2 xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। ये नेचुरल लेंथ पर थी तो xi 0 रखा है, और मैक्सिमम कंप्रेशन थी तो x नॉट रखा है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इस लॉजिक ऐसे ही आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है। फिर हमारे पास एक ब्लॉक को रिलीज करा है, ये जाके इसको कंप्रेस करेगा, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। यहां पर कौन कौन वर्क करेगा, सर ग्रेविटी वर्क करेगी, मैंने कहा यस। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहेगी, सर वर्क नहीं करेगी, मैंने कहा कोई फ्रिक्शन है नहीं। सर स्प्रिंग वर्क करेगा। ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे गया है प्लस mgh लिखा है, हाँ सर। हमारे पास नॉर्मल का 0 कर दिया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। स्प्रिंग का वर्क डन -k/2 xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। सर इनिशियली नेचुरल लेंथ पर थी और xf हमारे पास x नॉट हम लोगों ने मान लिया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि जाके रुकेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, आपका सवाल हो गया। फिर हम लोगों ने कहा था कि एक बॉल है 20 मीटर की हाइट है, ये एक ऐसे रफ सरफेस से होके आ रही है, यहां से 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, फाइनली आके रेस्ट पर आ गई। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दीजिए। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो रास्ते पर डिपेंड करता है, हाँ। तो सर रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है, मैं तो कैलकुलेट आउट नहीं कर पाऊंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ mv स्क्वायर, यस। फाइनल पता है हाफ mv स्क्वायर, यस। मैंने कहा इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन किन किन ने किया, ग्रेविटी और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, फ्रिक्शन कोई स्प्रिंग है नहीं। तो मैंने कहा हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, प्लस mgh लिखा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो भी है मैंने अभी ये मान लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 × 5 का स्क्वायर, उसी को आप यूज करके वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों का मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, कई बच्चों ने mg/k बोला था, फोर्स एनालिसिस लगाया था, मैंने कहा आपको सिमुलेशन से भी दिखाते हैं। तो मैंने कहा था जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन mg/k है। जब आप फोर्स को इक्वेट करेंगे mg और kx को, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। लेकिन जब तक वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक नहीं आता है तब तक इसके पास स्पीड आ जाती है, तो ये यहां पर रुकता नहीं है, ये और आगे चला जाता है, फिर रुकता है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम बोला जाए तो आंसर mg/k है, और मैक्सिमम इलोंगेशन सिर्फ पूछा जाए दैट मींस हमारे पास 2 mg/k आएगा। कैसे करेंगे, यहां पे ग्रेविटी वर्क डन करेगी प्लस mgx0, यहां पे लिखा होगा प्लस mgx। स्प्रिंग का वर्क डन सर -k/2 इंटू xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। तो सर फाइनल तो x है, इनिशियल नेचुरल लेंथ था, मैंने कहा यस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल भी हमारे पास यही रहेगा ना,
अच्छा, ये इसका दूसरा पार्ट था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो आंसर आएगा 2mg/k। फिर इसका दूसरा पार्ट था कि मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी बता दो, तो मैंने कहा यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस mgx, हाँ सर, स्प्रिंग का वर्क डन माइनस k/2x का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो मीन पोजीशन पर भी हम लोगों ने यहां पर इसकी वेलोसिटी बताई। फिर हम लोगों ने इंक्लाइन पर करा था, मैंने कहा कि यार ये अगर हमारे पास जा रहा है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से यहां पर x लेंथ कंप्रेस हुई, वर्क डन कौन कौन करेगा, हमारे पास एक वर्क डन होएगा ग्रेविटी का, वो इस लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो बच्चे ये x लेंथ को लेते ही नहीं है, तो L प्लस एक्स कॉस थीटा, L प्लस एक्स साइन थीटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव। स्प्रिंग का वर्क डन सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, तो माइनस k/2x का स्क्वायर। फ्रिक्शन होता तो भी हम लोग ले सकते थे, फ्रिक्शन पूरे लेंथ पर डिपेंड करता, हाँ सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, सवाल हो गया। फिर हम लोगों ने ये वाला सवाल देखा था कि ब्लॉक को मैंने 6 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये ऐसे जाके ऊपर जाता है और यहां पर हमारे पास रफ सरफेस होता है, ये कहीं जाके रुकेगा, तो हमें लेंथ वेंथ बताना था कहां रुकेगा। तो ग्रेविटी तो ओवरऑल बॉडी तो ऊपर गई है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, कॉपी खोल के देखिएगा, माइनस mgh। फ्रिक्शन ने तो यहां से लेके यहां तक काम किया है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है μmg और इतना लेंथ। फोर्स किधर है फ्रिक्शन का, इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस μmg इंटू डी ये रखा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया सवाल, ठीक है। फिर पेंडुलम वाला सवाल करवाया था आपको, है ना, ये दो पार्ट से ए एंड बी हमारे पास। मैंने कहा कि रेस्ट से मैंने इस बॉडी को छोड़ा है, ये जब नीचे जाएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी बता दो, और दूसरी बात इसका टेंशन बता दो लोएस्ट पॉइंट पर, है ना। तो मैंने कहा जब ये यहां से यहां जाएगा कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी। टेंशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, डिशुम डिशुम डिशुम, है ना, तो ये वर्क डन जीरो करेगा, यस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस एम, देखो टेंशन का वर्क डन जीरो करा है क्योंकि ये फोर्स से डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, प्लस mgl लिखा है क्योंकि ये नीचे गया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस जीरो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, √2gl आया। फिर मैंने कहा अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे फोर्स चाहिए तो फ्री बॉडी डायग्राम T माइनस mg इक्वल टू mv²/r, आंसर आया। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि लोएस्ट पॉइंट पर पूछें, वो मान लो कि यहां पर दे रखा है कि जब ये स्विंग करा तो 30 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल जब गया तो बता दीजिए। तो मैंने कहा यार यहां से लेके यहां तक का वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ इस लेंथ पर डिपेंड करेगा, यस। तो ये अगर L है, ये आप ट्राइंगल बनाएंगे, ये 30 डिग्री, तो L cos 30 L sin 30 दैट इज L/2, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी सिर्फ इतनी लेंथ पर डिपेंड करेगा, प्लस mg L/2। टेंशन वर्क कर नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करके वेलोसिटी निकाली। और फिर अगर कोई टेंशन पूछेगा तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में रेजोल्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए कि किसका रेजोल्यूशन करते हैं। मैं बार बार आपसे पूछता था mg का करोगे या टेंशन का करोगे, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे हमारे पास चल रहा है बेटा, तो सर्कुलर पाथ पे हमेशा इक्वेशंस ऐसे और ऐसे रिजॉल्व होंगी अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। तो अगर आप नोटिस करें तो mg को रिजॉल्व करेंगे तो t माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू mv²/r, वहां से हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर हमारे पास एक अच्छा सवाल था कि ये ऐसी हाइट हम लोग क्या रखें कि ये मैक्सिमम रेंज आए। तो मैंने कहा था कि किसी भी एक जनरल हाइट पर आप पहले वेलोसिटी निकालिए। तो आपने वर्क डन निकाला है हमारे पास प्लस mg, ओवरऑल नीचे आए तो प्लस mg h माइनस h, ठीक है। नॉर्मल वर्क डन करेगा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी आ गई। जब वेलोसिटी आई तो आप रेंज निकाल सकते थे, क्योंकि इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जाएगा, ux इंटू अंडर रूट में 2h/g रखा तो रेंज आ गया। फिर हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा लगाया था, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा लगाया था, स्क्वायर करा, dr/dh निकाला, dr/dh को जीरो रखा, h की वैल्यू आई h/2। मैंने कहा इस रिजल्ट को भी डायरेक्टली याद रखना कि मैं ऐसी क्या हाइट रखूं कि रेंज मैक्सिमम हो। तो टोटल हाइट का आधा अगर आप हाइट रख रहे हो तो रेंज मैक्सिमम होगी, और ये रेंज h के बराबर ही आ जाती है, ठीक है। फिर HCV का हम लोगों ने सवाल करा था बेटा, एक रिंग को हम लोगों ने यहां रखा हुआ है और जैसे छोड़ेंगे ये भागेगा, तो वर्क डन कौन करेगा, mg तो सर करेगा नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, सर नॉर्मल तो करेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, सिर्फ स्प्रिंग वर्क डन करेगा माइनस k/2 इंटू एक्सएफ का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सर xf और xi कैसे निकाले, यही आपकी नेचुरल लेंथ थी, h लेंथ ही जो इनके बीच का गैप था, दिस वाज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने कहा यार ये टोटल लेंथ निकाल लो,
ट्राइंगल से अगर आप ये टोटल लेंथ निकाल लेंगे, इसमें से ये वाली लेंथ अगर आप घटा देंगे तो ये इलोंगेशन मिल गया। तो XF और XI थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के हम लोगों ने अपना सॉल्व किया था। फिर हम लोगों ने दो स्प्रिंग्स की बात करी थी, सीरीज पैरेलल आप लोग चिल्ला रहे थे, मैंने कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक से सीखिए। ब्लॉक को अगर इधर करके मैं रिलीज करूंगा तो वर्क डन स्पीड बताइए जब ये मीन पोजीशन पर आएगा। तो मैंने कहा एक ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, दोनों के फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, दोनों का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन के XI का स्क्वायर XF माइनस K/2 XF का स्क्वायर माइनस XI का स्क्वायर करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करा, हमारा आंसर यहां पर आ गया था। फिर मैंने सूडो फोर्स में हमारे पास वर्क डन कैसे करते थे उसके बारे में भी आपको बताया था कि भाई एक रिंग है, इसके अंदर एक बीड मैंने रखी और मैं इसको ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहा हूं, तो ये कितना एंगल हमारे पास घूमेगा। तो हमारे लिए एक्सेलरेटेड फ्रेम में घुस जाओ, कैमरे वाले के हिसाब से लेंगे, तो एक सूडो फोर्स बनाया, तो सूडो फोर्स यहां से लगते लगते बॉडी को यहां ले गया। और फिर आपका सबसे पहली चीज जो आपने सीखी थी उस पर ध्यान देना था। सर पहली चीज हमने क्या सीखी थी, ये वाली, कि फोर्स आपका ऐसा लग रहा है बॉडी भले ही ऊपर चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर हम लोग बात करें उसके हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास ये वाला वर्क डन होगा। तो ये r cos थीटा r sin थीटा, तो वर्क डन जरा देखना ma इंटू आर साइन थीटा, यहां पर लिखा होगा ma इंटू आर साइन थीटा। ग्रेविटी इस वाली हाइट पर वर्क डन करेगी क्योंकि बॉडी ऊपर गई है, तो माइनस लगा दिया mg इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इनिशियल काइनेटिक 0, फाइनल काइनेटिक 0, थीटा की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a/g, मतलब 2 गुने एंगल पर जाएगी, जो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ और अच्छे सवाल करे थे कि भाई हाँ ये दोनों एक सवाल है कि भाई मेरे पास यहां पर इसका क्या मास होना चाहिए कि मिनिमम मास ऑफ m सो दैट व्हेन रिलीज्ड इट लिफ्ट्स द 2 kg। तो मैंने कहा जब ये नीचे जाएगा स्प्रिंग इलोंगेट होगा, हाँ स्प्रिंग इलोंगेट होगा, धागे में टेंशन बनेगा, हाँ तो ये इसको उठाने की कोशिश करेगा, हाँ तो इसको उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 20 के हिसाब से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली। फिर मैंने कहा कि यार ये जब नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कम से कम जाते जाते जब ये रुकेगा कम से कम इतना x हो जाए जिससे ये उठ जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यहां पर फोर्स निकाला x kx इज इक्वल टू 20 करके हम लोगों ने x निकाला कि भाई कम से कम ये 0.5 मीटर तो नीचे जाए, फिर रुक जाए भले ही, क्योंकि अगर ये 0.5 मीटर नीचे जाके रुकेगा तो स्प्रिंग में इतनी इलोंगेशन हो जाएगी कि ये जस्ट उठ जाए, समझे। तो मैंने यहां पर वही वर्क डन बाय, जरा देखना जब ये नीचे जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mg 0.5, स्प्रिंग का वर्क डन माइनस k/2 x का स्क्वायर, x की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, आपका आंसर आया। फिर एक HCV का बहुत अच्छा सवाल था कि हमारे पास मैं इस ब्लॉक को कितना कंप्रेस करके रिलीज करूं कि ये हमारे पास जंप ऑफ कर जाए, मिनिमम x नॉट कितना हो कि लोअर वाला ब्लॉक जंप ऑफ कर जाए। तो मैंने कहा जब तक ये ब्लॉक अपनी नेचुरल लेंथ तक नहीं आएगा तब तक तो ये उठ ही नहीं सकता, इसको अपनी नेचुरल लेंथ से कहीं ना कहीं और ऊपर जाना पड़ेगा y लेंथ, तभी ये उठ पाएगा। जब ये y लेंथ ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा ky, और यहां पर भी ky। अगर ये स्प्रिंग फोर्स इसके वजन के बराबर हो गए तो जस्ट उठ जाएगा, यस। तो y की वैल्यू कितनी आएगी mg बाय, अगर आप देखें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी mg बाय k। मैंने कहा फिर यहां से लेके यहां तक की वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, मैंने यहां पे मेरे को क्योंकि ब्राइटनेस इतनी है, माइनस mg इंटू एक्स नॉट प्लस वाई, हाँ सर एक्स नॉट हमें चाहिए, वाई हमें पता है। स्प्रिंग का वर्क डन यहां से लेके यहां तक तो माइनस k/2 फाइनल y का स्क्वायर इनिशियल x का स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, आपका ये कठिन सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन के केसेस थे हमारे पास, हम लोगों ने और भी एडवांस के सवाल करे थे, वो आप लोग प्लीज रिवाइज करेंगे। मैंने कहा अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है फोर्स कैसे निकालना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पोटेंशियल एनर्जी y और y का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे du बाय dy निकालेंगे x को कांस्टेंट मान के। तो जरा देखना du बाय dx निकाला तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये तो 0 हो गया, du बाय dy निकाला x को कांस्टेंट माना है ही नहीं, तो 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6y और ये 2 आंसर आ गया, z वाला भी 0 हुआ। याद करना मैंने कहा था कि गलती बच्चों से होती है, सीधे जोड़ देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप में आंसर को रिपोर्ट करिएगा तभी आपका आंसर सही मैच करेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और फंक्शन दिया यहां पर 2x स्क्वायर एंड 3y क्यूब, यहां पर x और y दोनों है,
तो एक एफ एक्स भी आएगा, एफ वाई भी आएगा। एफ एक्स कैसे निकालेंगे? डी यू बाई डी एक्स से। तो आप पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड को कांस्टेंट लेके। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x हमारे पास, ठीक है। सर इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों कर दिया है? क्योंकि ये अब कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एफ एक्स आ गया। फिर एफ वाई की जब आप बात करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। 3y क्यूब का डिफरेंशिएशन 9y का स्क्वायर आपको यहां पर कॉपी में दिख रहा होगा, माइनस पहले से लगा हुआ था। सर एफ जेड क्यों नहीं निकाला? एफ जेड इसलिए नहीं निकाला, या आप कर भी सकते हैं, x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट z के लिए, तो पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो अब अगर आप देखेंगे तो आई कैप और जे कैप में हमने जोड़ा। फिर मैंने एक तीसरा सवाल लिया था जिसमें x y z तीनों है, तो मैंने कहा अब तीनों कंपोनेंट आएंगे। जब समझना, जब मैं fx की बात कर रहा हूं y और z को कांस्टेंट लूंगा तो ये और ये, तो 3y को बाहर निकाला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसमें तो x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट बन गए 0। जब मैं fy की बात करूंगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर निकालो, y का डिफरेंशिएशन 1, ये कांस्टेंट अलग से है तो डिफरेंशिएशन 0। सर z के लिए जब करेंगे तो इसमें तो कोई z ही नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, तो अलग से जब कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन 0। इसकी बात करोगे तो सर इसमें z ही नहीं है, अलग से कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, और z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर हमारे पास होगा। फिर आ गया था हमारे पास पावर विच वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बात करते हैं पावर की। जब भी आप काम करते हैं तो कितने समय में करते हैं वो डिसाइड करेगा पावर। मान लीजिए आपने कोई काम करा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क करा x जूल्स, अगर मैं उसको बहुत समय लगा के करूंगा तो मेरी पावर कम थी, और अगर मैं जल्दी से कर दूंगा तो पावर बेसिकली ज्यादा थी। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कहते हैं इसको? रेट ऑफ डूइंग वर्क। dw/dt भी हम लोग यहां पर कहते हैं, या वर्क अपॉन टाइम भी कहते हैं। इसकी यूनिट हमारे पास रहती है वॉट या हॉर्स पावर, जो हमारे पास रहती है जनरल टर्म्स में। तो 746 वॉट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। और आपने पावर किलोवाट आवर भी पढ़ी होगी क्लास 10th में, वो हमारे पास क्या होती थी? दैट वाज द इलेक्ट्रिकल यूनिट। हमारे पास जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन को जानने के लिए हम लोग किलोवाट आवर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये था, मैंने कहा था देखो एक स्टेटमेंट है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट वर्ड आ गया तो डिफरेंशिएशन आ गया, जहां डिफरेंशिएशन चच्चा आ गए वहां पर इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ ही गया। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल उसी समय बना के दिए थे। मैंने कहा था कि मैं एक फॉर्मूला देकर आपको रुला सकता हूं, तो 10 सवाल, शायद 10 सवाल तो ऐसे ही दे दिए थे, फिर और भी सवाल करे थे। तो मैंने कहा कि मान लीजिए यहां से यहां तक वर्क पावर बता दीजिए, तो भाई वर्क डन निकालना आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है। तो वर्क डन यहां पर हमारे पास पावर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा? पॉजिटिव वर्क डन प्लस mgr डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने अगर आपको दिया तो वर्क डन निकाल लेंगे। मैंने मास दिया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको दे दी, कितने समय में? t इक्वल टू 0 पर 2 है, t इक्वल टू 5 पर 4 है। बताओ पावर क्या है? तो यार पावर तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगा। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 1 मीटर पर सेकंड, पावर इज 3 वॉट फॉर 4 सेकंड, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो भाई पावर इंटू टाइम वर्क डन होएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू टी क्यूब, तो मुझे पावर पता है dw/dt है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि पावर इन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3, दैट मींस एवरेज पावर की बात हो रही है। जब इंटरवल बड़ा होता था तो एवरेज पावर, तो वर्क डन एट t इक्वल टू 1 सेकंड निकालिए, वर्क डन एट t इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। वर्क डन आपको दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। अब बताओ पावर एट t इक्वल टू 1, इंस्टेंटेनियस पावर। जब आप इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हमारे पास सवाल था, मैंने कहा जहां डिफरेंशिएशन है वहां इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशिएशन मींस स्लोप, इंटीग्रेशन मींस एरिया। मैंने वर्क और टाइम का ग्राफ आपको दिया, मैंने कहा पावर बता दो एट t इक्वल टू 1, तो बेसिकली स्लोप मैंने निकाली, बता दी। t इक्वल टू 1 पर स्लोप 0 है तो पावर 0 है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर स्लोप हमारे पास नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव मतलब वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी घट रही है। मैंने कहा मैं आपको फोर्स और वेलोसिटी दे दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट पावर इज 0। तो पावर हम लोगों ने बात करी थी, पावर इज आल्सो इक्वल टू एफ डॉट वी, कंस्ट्रेंट रिलेशन में भी बात करी थी हमारे पास, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो मैंने कहा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो वहां से अल्फा की वैल्यू निकाली। मैंने कहा फोर्स ऑफ वेलोसिटी दे दी, पावर एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 1 पावर आ गया। मैंने पावर और टाइम का ग्राफ दिया और मैंने कहा वर्क बता दो, तो बेसिकली एरिया ऑफ, अगर आप देखें पावर इज dw/dt, हाँ सर, तो पावर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, हाँ सर। तो पावर और dt को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, पावर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वर्क ही मिलेगा, एंड वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार
इंटीग्रेशन तो एरिया होता है, हाँ, तो इसका एरिया जो भी आप निकालेंगे दैट इज इक्वल टू वर्क। इसी में वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी सवाल आपसे पूछ सकते थे, तो यही आपको ग्राफ दे दिया है, एरिया निकालिए, आंसर बताइए। फिर ये एक एनसीईआरटी का सवाल है जो कई बार पूछा गया था, मैंने आपको कहा कि अगर पावर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, तो पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर एफ वी होता है, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी लिख सकते हैं। इस मास को इधर ले जाओगे, एक नया कांस्टेंट आ गया सी डैश। ए मुझे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आपको बताना है, ठीक है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो मैंने कहा यार a इंटू वी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, तो a को मैं dv बाई dt लिख लूं, हाँ, तो v dv इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करोगे v स्क्वायर बाई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यहां से t बनेगा, है ना। तो मैंने कहा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, मुझे x तक जाना है तो dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, तो dx इज इक्वल टू वो प्रोपोर्शनैलिटी t की पावर हाफ इंटू dt। इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर 3/2 आपका आंसर आता है। अगर आप याद भी रख सकें तो प्लीज इसको याद भी रखिएगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ऑल्दो बहुत सारे सवाल रखे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे सवाल से हम लोगों ने करा था। दो सवाल मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखें। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट एट स्पीड सो दैट स्ट्रिंग स्लैक एट पोजीशन वेयर मास इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद अपवर्ड। जब स्लैक वर्ड आ जाता है दैट मींस कहीं ना कहीं टेंशन जीरो हो रहा है। इन्होंने कहा कि जब ये ऊपर से 60 डिग्री पर है तब ये स्लैक कर रहा है। नॉर्मल बच्चा हो सकता है थोड़ा लेंदी वे में जाएगा। मैंने कहा यार इतना एंगल रोटेट होएगा 120 डिग्री हमारे पास रोटेट होने के बाद टेंशन जीरो हो रहा है, तो टेंशन की इक्वेशन रखी u और थीटा और टेंशन। तो मैंने कहा टेंशन आपका यहां पर जीरो हो रहा है, थीटा की वैल्यू 120 है, तो u की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी सीधे। अदरवाइज आपको बहुत सारी कैलकुलेशन यहां पर करनी ही पड़ती। फिर मैंने डबल रॉड वाला सवाल भी बताया था कि भाई एक मास यहां है एक मास यहां है, मैं इसको कितनी स्पीड u दूं, u मिनिमम कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। याद करिए रॉड के केस में कभी स्लैकिंग का तो कंडीशन था ही नहीं, बस उसको टॉप पॉइंट तक पहुंचा दीजिए। तो मैंने कहा ये वाला घूम करके अपने टॉप पॉइंट पर, ये वाला घूम करके अपने टॉप पॉइंट पर पहुंच गया तो काम बन जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं इसको u दे रहा हूं तो इसको u/2 दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, दोनों का ओमेगा सेम होगा, तो ये u है तो ये u/2 है। v इक्वल टू आर ओमेगा होता था, मैंने आपको ये चीज क्लास में समझाई भी थी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इसका यहां से यहां होगा, तो 12 और 12 माइनस 4l यहां लिख दिया। इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां होगा तो माइनस 12 लिख दिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों करी सर, क्योंकि बस यहां तक पहुंचा दो उसके बाद तो ये कर ही जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है बेटा, तो इसकी u है इसकी u/2 है, उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो डबल पेंडुलम बोलिए डबल रॉड का सवाल भी हम लोगों ने यहां पर करा था। खत्म। क्या टाइम हुआ, 1 घंटा 6 मिनट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। इतनी तेजी से अगर आपकी चीजें दिमाग में जा रही है दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। तो बहुत एनर्जी लगती है भाई, ठीक है। तो इस नोट्स को आप डाउनलोड करें। इसमें अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो चीजें मैंने ऐड करी हैं जो मैंने लिखी है, अगर आपने उसको ऑलरेडी लिख रखा है अच्छी बात, नहीं लिख रखा है अगर आप लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिखिएगा और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे दे दो, ये सब भाई हाथ जोड़ रहा हूं, इतना इतना टाइम होता ही नहीं हमारे पास कि एक ब्लैक अभी व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाऊंगा तो आंखों में दर्द होगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड में बनाना पड़ेगा। अब इसको कलर इन्वर्ट करूं, ये करूं वो करूं, हाथ जोड़ रहा हूं, खुद से भी कुछ कोशिश कर लियो, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।